नमस्कार, मेरा नाम मुकेश। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी पर्यावरण की क्लास है जिसमें अपन थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे और वो भी थ्योरेटिकल पार्ट वो है जो अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चनों में आए हुए हैं उन्हीं का अपन ने सारे यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है, उन्हीं को अपन पढ़ेंगे। तो देखो जिसमें अपन सी टेट, एम पी टेट, रीट और सबके काम में आएगा ये। और इसमें जो मोस्ट फैक्ट पॉइंट है उनको अपन ने नोट किया है और उस पर अपन जो बोर्ड पे मैं लिखा हुआ दिखा रहा हूँ उनको अपन पढ़ेंगे। और भविष्य में इसको आपको इसकी मैं पीडीएफ फाइल भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी टेलीग्राम चैनल पर आपको ये मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो ब्लैक कलर की पट्टी चल रही है उसमें टेलीग्राम चैनल का नाम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप ग्रुप का भी एड्रेस दिया हुआ है और फेसबुक पेज का भी दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। तो देखो सबसे पहले जो अपन ये पढ़ते हैं तो देखो बाघ, सबसे पहले इसमें क्या पढ़ते हैं, बाघ के बारे में पढ़ते हैं। बाघ क्या है और टाइगर यानी स्लोथ होता है, एक बाघ होता है। अब देखो टाइगर के बारे में क्या क्या चाहिए वो डिटेल में पढ़ेंगे अपन। देखो बाघ क्या होता है, अंधेरे में 6 गुना बेहतर देखता है। बाघ की खासियत क्या है, बाघ की ये खासियत है अंधेरे में 6 गुना बेहतर देखता है। देखो अंधेरे में बाघ क्या करता है, बाघ अंधेरे में 6 गुना बेहतर देखता है। आपको ये दिख रहा होगा जो मैं पेन से। और फिर इसके बारे में बाघ का क्या होता है, गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। जब बाघ गुर्राता है तो उसकी गुर्राने की आवाज अपन को कहां तक सुन सकते हैं, मैक्सिमम 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है और मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता है। और बाघ क्या होता है, कभी कभी मौके के अनुसार यानी अपने शिकार के अनुसार अपनी आवाज को भी वो बदलता है। अब देखो स्लोथ क्या होता है, देखो पहले इसको पूरा कवर कर लेते हैं। अपने इलाके में क्या करते हैं, ये अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। एक बाघ दूसरे बाघ को मूत्र की गंध से क्या करते हैं, पहचानता है। ये समझ में आया होगा। और हवा में पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर भांप लेते हैं। और इनकी क्या खासियत रहती है, जैसे क्या होते हैं, हवा में पत्ते हिलने और शिकार के झाड़ियों में क्या होते हैं, हिलने से हुई आवाज में अंतर भांप लेते हैं। ये इसकी खासियत रहती है। अब देखो स्लोथ क्या होता है, स्लोथ के बारे में बताता हूं मैं आपको। स्लोथ क्या होता है, भालू जैसा दिखने में होता है लेकिन भालू जैसा नहीं होता है। कैसा होता है, भालू जैसा दिखते हैं पर भालू जैसा नहीं होते हैं। और ये क्या करते हैं, 17 घंटे पेड़ों से उल्टे से लटका कर सोते हैं। क्या करते हैं, पेड़ों पर 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते हैं। और कहां तक, कितने, 17 घंटे। और फिर क्या होता है, सप्ताह में देखो इसको, देखो ये क्या दिया हुआ है कि सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए क्या उतरते हैं, पेड़ से नीचे उतरते हैं। और 40 वर्ष के जीवन में 8 पेड़ों पर घूमते हैं। सिर्फ 40 वर्ष, ये कितने पेड़ों पर गुजार देते हैं, 4 पेड़ों पर ही अपनी 40 की उम्र गुजार देते हैं। और 40 वर्ष की उम्र में सिर्फ 8 पेड़ों पर ये घूमते हैं और जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते क्या करते हैं, ये खाते हैं। ये स्लॉथ की विशेषता अपन को पता चल गई, ये विशेषता होती है। अब देखो इसके बारे में, रेशम का कीड़ा क्या होता है, रेशम क्या होता है, अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। रेशम कीड़े की क्या खासियत है उसके बारे में देखो कि अपनी मादा को क्या कर लेता है, अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ठीक है। और देखो इसके बारे में, गाय 4 घंटे सोती है। अपने फैक्ट पॉइंट ही लिए हुए हैं पर्यावरण में से, जो तीसरे, चौथे, 5वें की जो पर्यावरण की अपनी बुक है एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से मैंने मेन पॉइंटों को, फैक्टों को यहाँ पर लिया हुआ है, उनको अपन पढ़ेंगे सिर्फ सार। ठीक है। तो देखो गाय, कभी एक क्वेश्चन आता है गाय कितने घंटे सोती है, तो अपना ये ऑप्शन रहेगा कि गाय कितने घंटे सोती है, 4 घंटे। फिर अजगर के बारे में दिया है, देखो बोर्ड पर जो पेन से मैं दिखाता जा रहा हूँ, साथ में वहां पर देखते रहिएगा। जो अजगर होता है, अजगर कितने घंटे सोता है, 18 घंटे सोता है। ये अपने को ध्यान रखने लायक है कि गाय 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है। जिराफ कितने घंटे सोता है, जिराफ देखो, जिराफ कितने घंटे सोता है, 2 घंटे सोता है। और बिल्ली 12 घंटे सोती है। ये समझ में आया होगा आपको, बिल्ली कितने घंटे सोती है, इतने। तो ये
अब इसके बाद में चलते हैं। देखो पक्षी अपनी गर्दन ज्यादातर हिलाते हैं, क्योंकि ज्यादातर पक्षियों की आंखें क्या होती हैं, पुतली पुतली घूम नहीं सकती हैं। तो देखो पक्षी अपनी गर्दन ज्यादातर हिलाते हैं, क्योंकि ज्यादातर पक्षियों की आंखें पुतली घूम नहीं सकती हैं। ये इसकी खासियत है, ये समझ में आ रहा होगा। तो इस कारण से क्या होता है, पक्षी अपनी गर्दन ज्यादातर हिलाते हैं, क्योंकि ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, ये खासियत है। और जिन पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, वह एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जैसे कि कुछ पक्षी देखे हैं, जिन पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं, वो क्या होते हैं, एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। देखो दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जब ये सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। जब ये सामने देखते हैं तो क्या होती हैं इनकी, जब इनकी आंखें देखो, जब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। कब देखते हैं, जब सामने देखते हैं। जब ये सामने देखते हैं तब इनकी आंखें एक ही चीज पर होती हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। अब देखो ये पॉइंट को देखो अपन, देखो ये वाला जो स्टार वाला देखते हैं कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, और रात में जागने वाले हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। देखो दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, ये खासियत है। और रात में जागने वाले क्या करते हैं, हर चीज को सफेद और काली रंग में ही देख पाते हैं, है ना। ये जानवरों की विशेषता है, इसके बारे में अपन को देखना है कि जो देखो रात में जागने वाले हर क्या करते हैं, देखो रात में जागने वाले हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं, ये खासियत है। और चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमें से 4 गुना दूर से देख पाते हैं। देखो चील, बाज और गिद्ध, ये गिद्ध है और ये बाज है और ये चील है ना। ये क्या करते हैं, हमारे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। यदि हम 2 मीटर तक देख सकते हैं तो ये 8 मीटर तक देख सकते हैं। इनकी ये खासियत है चील, बाज और गिद्ध। इनके बारे में याद रखना है कि चील, गिद्ध और बाज, इनकी खासियत क्या रहती है, ये अपन से 4 किलोमीटर, अपने 4 गुना दूरी पर देख पाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब देखो बोर्ड पे नागफुंगन के बारे में देखेंगे। ऐसे डिजाइन नागफुंगन क्या होता है, नागगुम्फन क्या बोलते हैं, नागगुम्फन, है ना। ये समझ में आ रहा होगा, नागगुम्फन। देखो नागगुम्फन के बारे में देखते हैं। ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवार सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। और फिर क्या दिया हुआ है, कालबेलिया जनजाति की सर्वाधिक आबादी राजस्थान के पाली जिले में है। कालबेलिया जनजाति की सर्वाधिक आबादी राजस्थान के पाली जिले में है, ये याद रखना है। और फिर राष्ट्रीय पार्कों के बारे में मेन इंपोर्टेंट राष्ट्रीय पार्क हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, इसको याद रखना है। और फिर दुधवा कहाँ पर है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश है। सबसे पहले अपना देखो कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, और दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। और दाचीगम राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में है। और मानस राष्ट्रीय पार्क असम में है। और सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। और गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, गुजरात में है। और घना, देखो घना राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, राजस्थान में है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, कर्नाटका। ये अपन को राष्ट्रीय उद्यान मेन इंपोर्टेंट इनको याद रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 राष्ट्रीय पार्क है, मेन इंपोर्टेंट है। इनको ये अपन को याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको रखना है। और कान्हा का राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में, दोबारा से फिर रिपीट कर दें, दुधवा उत्तर प्रदेश में है। और दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है, इनको याद रखना है आपको। और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, इनको याद रखना है। गिरी गुजरात में है, घना राजस्थान में है, बांदी कर्नाटक है। इस तरीके से अपन इसको याद रख सकते हैं। अब देखो और इसके आगे चलते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। अब देखो सांपों के बारे में क्या खासियत है कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के ही सांप जहरीले होते हैं। उनमें कौन सा है,
फर्स्ट है नाग, फिर करैत है और दुबोइया है, यानी दुबोइया और अफाई, ये 4 किस्म के अपने सांप हैं। तो ये 4 किस्म के सांप ही केवल क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। और हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। उसका नाम है नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। इनको याद रखना है। फिर देखना है सांप, क्या देखना है सांप के बारे में। जब सांप किसी को काटते हैं तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से ही व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। तो ये पॉइंट अपने को याद रखना है कि जब सांप जब किसी को काटता है, इसको याद रखना है कि सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से ही व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। तो ये याद रखना है अपन को कि सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से ही व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। फिर बीन पार्टी की, देखो बीन पार्टी के बाजे ढोल, तुम्बी, खंजरी और बीन ढोल के अलावा तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। देखो बीन पार्टी के बाजे क्या होते हैं, बिन पार्टी के बाजे। बीन पार्टी के बाजे क्या होते हैं, ढोल, तुम्बा, खंजरी और बीन ढोल के अलावा तीनों बाजे किससे बनाए जाते हैं, सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। अब देखो इस पॉइंट को देखते हैं। सांपों को बीन की धुन पर नचाने वाले को कॉलबेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ये मेन इंपोर्टेंट, इनको याद रखने हैं। क्या बोलते हैं, कॉलबेलिया, यानी सांपों को बीन की धुन पर नचाने वाले को क्या बोलते हैं, कॉलबेलिया है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो अपन को इसको ध्यान में रखना है कि सांपों की बीन पर धुन को नचाने वाले को क्या बोलते हैं, कॉलबेलिया कहते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है। फिर देखना है सांप के जहर से बचाव के लिए दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है कि सांप को काटने से बचाने के लिए जो दवाई बनाई जाती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये भी अपने ध्यान याद रखने लायक है। आप देखते हैं इसके बाद हमारे पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको याद रखना है कि हमारे पेट के अंदर, देखो पहला पॉइंट है ये, इसको देखना है कि क्या होता है, हमारे पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर देखना है इस वाले पॉइंट को, हमारे पेट का पाचक रस एसिडिक, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, देखो एसिडिक अम्ल, एसिडिक को क्या बोलते हैं, अम्ल की तरह होता है। हमारे पेट का पाचक रस एसिडिक अम्ल की तरह होता है ना। और देखो सन 1822 में डॉक्टर बोमोट ने मार्टेल के पेट के छेद से कई बातें क्या हुई, खोजी, अर्थात नए आविष्कार किए। और जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। ये पॉइंट याद रखना है। फिर देखना है उन्होंने ये देखा कि पेट के बाहर के बजाय पेट में खाना ज़्यादा जल्दी पचता है। देखो इसमें क्या दिया है, उन्होंने ये देखा कि पेट के बाहर के बजाय पेट में खाना ज़्यादा जल्दी पचता है। ये पॉइंट याद रखने लायक है। फिर देखना है ओडिशा के कालाहांडी जिले में अधिक चावल पैदा किया जाता है। ओडिशा के कालाहांडी जिले में अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। ये पॉइंट याद रखने लायक है। अब देखो आतेपुरम गांव आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को मामिड़ी तांड्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को क्या कहते हैं, आम पापड़ को क्या बोलते हैं, आम पापड़ को क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को मामिड़ी तांड्रा कहते हैं। अब ठीक है, अब ये चित्र दिया हुआ है, इसमें देखो खट्टा, कड़वा, साल्टी, स्वीट, मीठा जो जीभ के हैं यहाँ पर जो बनी हुई है, यहाँ से अपन को देख सकते हैं कि यहाँ ये जीभ क्या पहचान करती है, मीठा, यहाँ से साल्टी पता होता है, यहाँ सो खट्टा और यह कड़वा महसूस होती है। तो देखना है। और शरीर, देखो शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। ये पॉइंट याद रखने लायक है कि शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों में धूप में सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई भी नमी नहीं रहे, है ना, कोई नमी नहीं रहे। और दूध उबालते हैं, पके हुए चावल, हरा धनिया गीले कपड़े में लपेटकर एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, जिससे क्या होता है धनिया सूखता नहीं है ना। तो इसके बारे में हम भी अपन को पढ़ना है। क्या करते हैं,
हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं और प्याज खुले में रखते हैं। इसको भी याद पर रखना है। हाँ। अब देखो दूध उबालते हैं, ये यहाँ तक अपना हो गया। और प्याज को क्या रखते हैं, खुले में रखते हैं, ये भी ध्यान रखना। और उसके बाद देखो नीपेंथिस, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह पौधा क्या पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्यों में पाया जाता है। अगर ये पूछा जाए नीपेंथिस कहाँ पर पाया जाता है, तो नीपेंथिस ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्यों में पाया जाता है। तो इसके बारे में यहाँ देखना है कि देखो कि नीपेंथिस क्या चीज होती है। नीपेंथिस यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है और इसका आकार लंबे हाड़े जैसा होता है। क्या होता है, इसका आकार लंबे घड़े जैसा। देखो इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। यह पौधा क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है और इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। देखो नीपेंथिस के बारे में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि यह पौधा कहाँ पर पाया जाता है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्यों में पाया जाता है। कहाँ पर, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्यों में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और घड़े से क्या होता है, घड़े से खास खुशबू निकलती है इसमें से, और जिसकी वजह से कीड़े क्या उसमें खिंचे चले जाते हैं और पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं। क्या करते हैं, पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, तो घड़े की खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खिंचे चले जाते हैं और पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े क्या होते हैं, अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिससे वो अपना भोजन ग्रहण करता है। तो नीमपेंथिस क्या है, एक पौधा है और ये पौधा कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे जैसे घड़े जैसे ऊपर होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, जिससे क्या होती है, एक विशेष प्रकार की खुशबू निकलती है जिससे कीड़ा आकर्षित होते हैं और कीड़े उसके अंदर जैसे ही चले जाते हैं ढक्कन ऊपर से बंद हो जाता है और फिर वो बाहर नहीं निकल पाते, उसके अंदर वो मर जाते हैं, जिससे वो क्या, नीपेंथिस पौधा अपना भोजन यहाँ से ग्रहण करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अगली बार इसके देखो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि देखो बेल्को क्राय, ये घटना 1948 की है। जॉर्ज में क्या होता है, स्टल ने बेल्को बनाया। इसका आइडिया उन्हें इस बीजों से मिला जो कि इसको और उनके कुत्ते पर चिपके थे। बीजों में छोटे छोटे हुक थे, इनकी मदद से बीज अटक गए कपड़ों से बेल्को ने ये दोनों सतह चिपक जाती हैं। ठीक है, तो ये घटना बेल्को की थी। ये घटना 1948 की है। जॉर्ज में स्टल ने क्या होती है, बेल्को बनाया। इसका आइडिया उन्हें उन बीजों से मिला जो उसके और उनके कुत्ते पर चिपके थे। बीजों में छोटे छोटे हुक थे, इनकी मदद से बीज अटक गए कपड़ों से और बेल्को से दोनों सतह चिपक जाती हैं। ठीक है, अब देखो कौन कहां से आया इसके बारे में देखो। गोभी, मटर यूरोप से आए हैं, इसको अपन को याद रखना है। और इसको देखो भिंडी के बारे में, भिंडी एवं कॉफी कहां से आई है, अफ्रीका से। और मिर्ची, आलू, टमाटर दक्षिण अमेरिका से आए हुए हैं। और बैगन, मूली, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी ये अपने भारत के हैं। अपने भारत के कौन से हैं, बैगन है, मूली है, करेला है, आम है, संतरा है, बेर है, केला है, पालक है और परवल है, टिंडा है, मेथी है। ये अपने भारत में देसी हैं अपने भारत में। तो अपने को याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि अपना कौन सा भारत का नहीं है। तो गोभी मटर भारत की नहीं है, भिंडी कॉफी भी नहीं है, मिर्ची आलू भी नहीं है। तो यहाँ से देखो गोभी मटर कैसे यूरोप में और भिंडी एवं कॉफी अफ्रीका में, मिर्ची आलू टमाटर दक्षिण अमेरिका में और बैंगन मूली करेला आम संतरा बेर केला पालक परवल टिंडा मेथी भारत में। तो इसको इस पॉइंट को याद रखना है। और देखो अगले, बीज एक जगह से दूसरी जगह हवा पानी एवं किसी जानवर की सहायता से जाते हैं। जो बीज किसकी सहायता से जाते हैं, बीज एक जगह से दूसरी जगह हवा पानी एवं किसी जानवर की सहायता से जाते हैं। और पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं।
जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं, को चटक कर बिखरने लगती हैं, है ना। बीज एक जगह से दूसरी जगह हवा, पानी एवं किसी जानवर की सहायता से जाते हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं, जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं। देखो, बीज एक तरह से दूसरी जगह हवा, पानी एवं किसी जानवर की सहायता से जाते हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं, जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं और जो छिटक कर बिखरने लगती हैं। ठीक है, अब देखो सोयाबीन, चीन और पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं। पौधे अपनी सारी जिंदगी चलते नहीं है, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। अब देखो गड़ीसर के बारे में क्या होना, 650 साल पुराना गड़ीसर जैसलमेर के राजा गढ़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। और सर यानी तालाब, इसके दोनों तरफ पक्के घाट और सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल बने थे। तालाब इस तरह बनाया जाता था कि जब वो पानी से भर जाता, ठीक है, और देखो तल बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब भी क्या होता, वो जब भी भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े थे। पर आज गड़ीसर उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई है। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब बेकार बह जाता है। अब देखो इसमें अल-बिरूनी कौन था। अल-बिरूनी का जन्म 973 ईस्वा में ख्वारिज्म में हुआ था। और ख्वारिज्म वर्तमान में क्या हुआ था, अल्बेकिस्तान में है, ये देखना है। और फिका अल-बरनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। इसने किताब अल हिंद नामक किताब की रचना की। इसकी मृत्यु गजनी अफगानिस्तान में हुई। ठीक है, ये है। अब तरुण भारत संघ में क्या है, ये पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। और तरुण भारत संघ में दड़की भाई की मदद की। और दड़की भाई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहते थे। जब गर्मियों में कुएं सूख जाते थे तो गांव छोड़कर क्या होता पढ़ना चड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था में जाकर मिलकर तालाब बना लिया। ठीक है, तो इनके बारे में। और अल-बिरूनी द्वारा तालाब के बारे में बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों के, लोहे के कुंडा और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में से ऊपर नीचे जाती हुई सीढ़ियां, लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग होते हैं। इसको याद रखना है। अब वहाँ के लोगों की परेशानी कम हो गई है, पशुओं के चारे पाने की परेशानी कम हुई है और ज़्यादा दूध निकलने लगा है, लोगों की कमाई बढ़ी। तो ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अब देखो मृत सागर के बारे में है, इसको अपन आगे कल दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। आज को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा, जिससे कोई भी क्लास आपको मेरी छूटेगी नहीं, नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर नए हैं तो वहाँ पर आप लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।